जय हिंद दोस्तों, स्टडी पीसीएस विद अभ्यर्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भील जनजाति निर्माण आईएएस की संदीप सर के द्वारा लिखी गई बुक में। अब इसमें क्या, मैंने परीक्षा धाम भी इसकी जनजाति की देखी है, तो उसमें क्या किया गया है कि पहले जनजाति के बारे में थोड़ा थोड़ा दे दिया गया है, हर जनजाति के बारे में 5 से 6 पेज में। उसके बाद उनके जो कल्चर, डांस, उनके भगवान, ये सब है, उनको अलग से दिया गया है। अलग से इन द सेंस कि मतलब अगर लिख दिया कि जैसे भगोरिया पर्व तो किसका होता है, भील का, फिर कोई पर्व, फिर ये किसका होता है, तो उधर उसमें परीक्षा दाब में बहुत ज़्यादा उधर मिक्स हो जाता है। और इसमें इस बुक की विशेषता ये है कि इसमें स्पेशल जैसे भील जनजाति दिया है तो उसमें भील के बारे में सब कुछ दे दिया है। फिर उसके बाद गोंड जनजाति दिया है तो गोंड के बारे में सब कुछ दे दिया है। और प्री प्लस मेंस व्यवस्थित, अगर आपको शॉर्ट नोट तो पहले इसमें दिखाऊंगी आगे कि इसमें क्या दिया गया है शॉर्ट नोट। जैसे कि ये भील जनजाति है, इसमें देखिए भील जनजाति एक नज़र में, तो ये भील जनजाति ये आपका क्या इतना 2 पेज में, 2.5 पेज में ये क्या खत्म। फिर उसके बाद से यहाँ से परिचय एवं जनसंख्या से यहाँ से जो दिया, अब यहाँ से विस्तृत, मतलब ये इधर आप लोग जो पढ़ेंगे उसका निचोड़ पूरा फर्स्ट पेज में। तो जब आप रिवीजन करना चाहे कि प्रीलिम्स बस के लिए ना, तो सिर्फ सामने के आप 1-2 पेज, ये 2 पेज जो दिए हैं तो हर उसमें याद कर लें, तो ये रिवीजन आपका हो जाएगा और एग्जाम देने चल जाइए, आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बुक परीक्षा धाम से ज़्यादा अच्छी मुझे लगी, और शायद आप लोग भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी बुक है। याद करने में थोड़ा आसान इसमें रहता है और फैक्ट भी इसमें ज़्यादा दिए गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम चैप्टर यहाँ से कंप्लीट करेंगे, यहाँ से परिचय, उत्पत्ति, विस्तृत, फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे वहाँ से, उसमें से। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग कि भील संस्कृत शब्द के भिल्ल शब्द से बना है। यह भी माना जाता है कि भील शब्द द्रविड़ भाषा से के बील से बना है, जिसका अर्थ धनुष होता है। देखिए, भील शब्द किस संस्कृत भाषा के भिल्ल शब्द से बना है, किससे, भिल्ल से। और द्रविड़ भाषा में बील का मतलब क्या होता है, धनुष, उससे बना है। ठीक है, तो भील बिल और बील धनुष। फिर भील के लिए संस्कृत में एक शब्द भीद भी मिलता है, जिसका अर्थ होता है भेदना, छेद करना या निशान नहीं कर, कहते कि भेद दिए। तो ये फिर रसेल एवं हीरालाल के अनुसार भील शब्द 600 ईस्वी में प्रयोग हुआ। इसके पूर्व भील जनजाति संभवतः पुलिंद तथा बनपुत्रादि नामों से विख्यात थी। तो पूछ सकता है कि पुलिंद या बनपुत्र आदि के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो भील जनजाति। ठीक है, उसके बाद सर्वप्रथम कथा सरित सागर में भील शब्द का प्रयोग किया गया है तथा इन्हें बिंद क्षेत्र का निवासी बताया गया है। तो किस रचना में, सोमदेव कहते हैं कथा सरित सागर, उसमें इनको किस क्षेत्र का निवासी बताया गया है, बिंद क्षेत्र का। एमपी के यहाँ पे बिंद क्षेत्र पूरा है, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ये वाला क्षेत्र कौन सा कहलाता है, बिंद क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे ये एमपी यहाँ वाला जो क्षेत्र कहलाएगा तो कौन सा कहलाएगा, बिंद क्षेत्र। तो किस में, कथा सरित सागर में इनको क्या कहा गया है, बिंद क्षेत्र का निवासी। फिर इनका उल्लेख कहाँ है, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, शिव पुराण। तो देखिए, हिंदू धर्म में पहले लोग क्या सुनते हैं, भागवत, तो उसमें भी इनका वर्णन है। ठीक है, फिर उसके बाद वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि रामायण, तो इसमें भी इनका वर्णन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम शिव पुराण सुनते हैं लोग, तो शिव पुराण, ये क्रम होता है कि। ठीक है, फिर उसके बाद शिव पुराण, फिर महाभारत लोग देखते ही हैं, मनुस्मृति और अग्नि पुराण, 2 चीज़ें और बची, अग्नि पुराण और मनुस्मृति, इतनी चीज़ों में इनका उल्लेख है। तो एक बार जल्दी से रिवीजन कि इनको संस्कृत भाषा में इनके किस शब्द से बन के मतलब भील, द्रविड़ भाषा में बील का मतलब क्या, धनुष। एक और इनका मिलता है भीद का मतलब होता है भेदना। और क्या कहते हैं, रसेल एवं हीरा इनको के अनुसार इनको पुलिंद या बनपुत्र आदि नाम से जाना जाता था 600 ईस्वी में। फिर सर्वप्रथम कथा सरित सागर में भील शब्द का प्रयोग किया गया, तो याद क्या रहेगा, सर्वप्रथम कथा सरित सागर में भील शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद भीलों का उल्लेख भागवत पुराण, अग्नि पुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, शिव पुराण में मिलता है। ऋग्वेद में भीलों के लिए अनाज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो भील, ठीक है,
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, सब ज़्यादा जनसंख्या में, तो इनसे भाई ये अभी अविकसित है तो इनसे हम क्या आशा कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो अनास, तो ऋग्वेद में भीलों के लिए क्या शब्द यूज हुआ है, सोचिए ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख है। इस नाम की नदी झाबुआ में प्रवाहित होती है। एक फैक्ट और कि अनास नदी की नाम की नदी किस जिले में प्रवाहित होती है, तो झाबुआ में। तो रिवीजन जल्दी से, रुकिए इसको पूरा कंप्लीट करा देते हैं फिर इधर साइड। ऋषि वाल्मीकि स्वयं भील थे, उनका मूल नाम बालिया था, ठीक है, याद करिएगा वाल्मीकि और बालिया। वाल्मीकि बालिया कौन थे, ये भील थे। निषाद शब्द का प्रयोग भीलों के लिए किया गया है। निषाद राज का भी उल्लेख वाल्मीकि रामायण में होता है। फिर श्री एस लाल वर्मा ने अपनी पुस्तक भीलों की सामाजिक व्यवस्था, तो वर्मा वर्मा जो होते हैं एससी में आते हैं, किस में आते हैं, एससी में। तो उससे ट्रिक बना लीजिएगा कि सामाजिक व्यवस्था भी एससीओ की भी बहुत ठीक नहीं है। तो ये भीलों की सामाजिक व्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी, वर्मा ने। भील क्या है, एसटी, तो उनके विषय में एससी ने लिखा। वर्मा जो होते हैं तो एसटी लगभग एससी होते हैं, ठीक है। फिर भील अपने आप को महादेव का वंशज मानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा कि महादेव का वंशज कौन मानते हैं। एक कालबेलिया भी थे, तो महादेव के पुजारी अपने आप को काल मानते थे, ठीक है। और यहाँ भील भी। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। इसका मूल प्रोटोस्टेरॉइड है, तो दो ही तो मूल है, प्रोटोस्टेरॉइड और निग्रेटो। तो भील के कौन है, प्रोटोस्टेरॉइड। हार्वर्ड रिंजले ने 200 भीलों के मानव शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर भीलों को द्रविड़ माना। तो हर्बर्ट रिजले ने इनको क्या माना है, द्रविड़। डॉक्टर मजूमदार ने अपनी पुस्तक रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया में भील जनजाति का संबंध प्राचीन निग्रोटो प्रजाति से। तो देखिए रिजले ने ये मध्य प्रदेश, वैसे इनको प्रोटोस्टेरॉइड माना गया है, लेकिन मजूमदार ने इनको क्या माना है, निग्रोटो प्रजाति से। किस प्रजाति से, निग्रोटो प्रजाति से, ठीक है। तो संस्कृत में इनका क्या उल्लेख है, भील संस्कृत भील शब्द से बना है। यह भी माना जाता है कि भील शब्द द्रविड़ भाषा के भील से बना है, जिसका अर्थ धनुष होता है। फिर भीद भी मिलता है, भेदना होता है, जिसका अर्थ। रसे में हीरालाल के अनुसार इनको पुलिंद या बनपुत्र आदि नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम कथा सरित सागर में भील शब्द का प्रयोग किया गया है। इन्हें भील क्षेत्र का निवासी बताया गया है। फिर भीलों का लोक भागवत, तो हम भागवत सुनते हैं, शिव पुराण सुनते हैं, महाभारत देखते हैं, वाल्मीकि रामायण देखते हैं, मनुस्मृति बहुत फेमस पुस्तक है, अग्नि पुराण, इन सब में इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखिएगा कि ऋग्वेद में भीलों को क्या कहा गया है, अनास, अनास, ठीक है, शब्द प्रयुक्त किया गया है। इस नाम से नदी झाबुआ में प्रवाहित होती है। फिर उस ऋषि वाल्मीकि स्वयं भील थे, जिनका मूल नाम बलिया था। निषाद राज भी जो रामायण में मुख्य पात्र हैं, मेन मतलब इनका अच्छा पात्र आते हैं ये, तो ये भी भीलों के लिए प्रयोग होता था। फिर वर्मा एससी होते हैं, उन्होंने भीलों के सामाजिक व्यवस्था के विषय में वो बुक लिखी है। एससी की भी सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं होती है, तो इसीलिए भीलों की सामाजिक व्यवस्था इन्होंने लिखा, और भीलों को जंगल देव की संतान बताया है, ठीक है। फिर भील अपने आप को महादेव का वंशज मानते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, ये तो पहले ही मूल रूप से प्रोटोस्टेरॉइड है। हर्बर्ट रिजले ने 200 भीलों के मानव शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर भीलों को द्रविड़ माना है। मजूमदार ने रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, मजूमदार, हमारा जो कल्चर है वो मज़ेदार है, तो ऐसे याद कर लिएगा कि भील और की सामाजिक व्यवस्था किसने लिखी है, एस.एल. वर्मा ने। रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया किसने लिखी है, मजूमदार ने। और मैंने ट्रिक से याद करवाया है कि द बैगा किसकी पुस्तक है, 1939 में लिखी गई है, बैरियर इल्विन की। और वो 1947 में भी वो घोटुल प्रथा की जो बुक लिखी है, उन मुरिया एंड देयर घोटुल, वो भी बैरियर इल्विन की है। और 1950 में ठक्कर बापा, जिन्हें जनजाति को पितृ पुरुष कहा जाता है, उनके द्वारा भी बुक लिखी गई है, ट्राइब्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये बुक ऐसे ही याद करते जाइएगा। फिर उसके बाद भील जनजाति का विस्तृत वर्णन टीवी नायक ने अपनी पुस्तक द भील्स आ स्टडी, तो ऐसे देखिए भीलों की सामाजिक व्यवस्था वर्मा ने की बुक लिखी, और भील्स आ स्टडी, तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि जब हम टीवी देखते हैं तो हमारी स्टडी क्या होती है, खराब होती है, स्टडी नहीं कर पाते हम। तो द भील्स आ स्टडी किसने लिखी, टीवी नायक ने। इसी किताब में उन्होंने बताया कि भीलों का उद्धार श्री राम ने किया, ठीक है। फिर उसके बाद इतिहासकार कन्नड़ टाड ने भीलों को बनपुत्र तथा टालमी ने तीरंदाज कहा। तो टाड ने क्या कहा, बनपुत्र कहा, कर्नल टाड ने। तो कर्नल जो होते हैं तो वो कहाँ, वन उनमें युद्ध लड़ते रहते, तो कर्नल टाड ने बनपुत्र कहा, और टालमी ने तीरंदाज कहा। तो टा ता
ये साथ में ही आते हैं। तो टालमी ने तीरंदाज कहा। फिर उसके बाद CS वेंकटाचार्य के अनुसार भीलों का संबंध राजपूतों से होने के कारण भीलों के रक्त में आर्य रक्त का मिश्रण हुआ है। चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। निमाण निशाकर ने पुराने गजेटियर में भीलों को लड़ाकू जनजाति के, तो निमाण निशाकर, ठीक है, तो निशाना लगाएंगे, तो निशाना ये लोग लगाते हैं, तो इसलिए इनको लड़ाकू जनजाति कहा गया है। फिर भील जनजाति का समुदाय मूल रूप से शिकारी और योद्धा समुदाय है। फिर इतना ये दिमाग से ही लगा सकते हैं कि जब भाई जंगल में रहेंगे तो शिकारी होंगे, योद्धा होंगे। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया। ठीक है, अच्छे से याद हो गया। जल्दी से रिवीजन। संस्कृत शब्द भिल, फिर द्रविड़ भाषा में बील, संस्कृत में भीद, ठीक है। रसेल हीरालाल के अनुसार पुलिंद एवं बनपुत्र आदि। कथा सरित सागर में सर्वप्रथम उल्लेख और उसमें ये बताया गया कि विंध्याचल के निवासी हैं। भागवत पुराण, अग्नि पुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, शिव पुराण में इनका उल्लेख। ऋग्वेद में इन्हें अनास कहा गया है। वाल्मीकि स्वयं भील थे और वो उनका नाम मूल नाम बलिया था। निषाद भी भील से संबंधित थे। बर्मा भीलों की सामाजिक व्यवस्था। भीलों को जंगल देव की संतान बताया। भील महादेव के वंशज हैं। प्रोटोस्टेरॉइड मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति होने के हुआ है और प्रोटोस्टेरॉइड है। फिर 200 भीलों के मानव शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर भीलों को द्रविड़ बताया हार्बर्ट रिजले ने। मजूमदार हमारे कल्चर में मजा आता है, तो रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया की किसकी पुस्तक है? मजूमदार की। संबंध प्राचीन निग्रोटो प्रजाति से बताया, ठीक है। फिर उसके बाद टीवी नायक, तो टीवी देखते तो हमारी स्टडी खराब होती है। तो द व्हील आई स्टडी में उन्होंने बताया कि भीलों को उद्धार श्री राम ने किया। इतिहासकार कर्नल टाड, तो कर्नल वन में रहते हैं, तो बनपुत्र बोला, और ये टालमी तीरंदाज। फिर उसके बाद ये निमाण निशाकर निशाना लगाएंगे तो लड़ाकू जनजाति। फिर शिकारु और योद्धा समुदाय। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया, ठीक है। फिर भील दामोर लोग थे। दामोरों के साथ एक दूसरा वर्ग बरकिरिया था, ठीक है। उसके बाद भील दामोर लोग थे। दामोरों के साथ एक दूसरा वर्ग बरकिरिया लोगों का था। दोनों में युद्ध हुआ तथा दामोर लोग पराजित होकर मूल स्थान छोड़कर राजस्थान के कुशलगढ़ क्षेत्र के ढोल या ढोलका नामक स्थान पर बस गए। तो कहाँ आके बस गए? राजस्थान के कुशलगढ़ क्षेत्र के ढोल या ढोलका नामक स्थान पर। तो ऐसे भील, ढोल, ढोलका ये याद के रहिएगा। क्या हुआ कि देखिए दामोर थे और कौन से थे? बरकिरिया। जहाँ के भी ये बेसिक जहाँ रहे हो उसका अभी पता नहीं चल पाया है, ठीक है। दामोर और बरकिरिया। क्या हुआ कि भील दामोर लोग थे। दामोरों के साथ एक दूसरा वर्ग बरकिरिया लोग थे। दोनों में युद्ध हुआ तथा दामोर ये कहाँ ये पराजित हो गए और पराजित होकर अपना मूल स्थान छोड़कर कहाँ पहुँच गए? राजस्थान पहुँच गए। कहाँ? कुशलगढ़, राजस्थान के कुशल और ढोलका स्थान पर, ठीक है। अतः भील अपना मूल स्थान ढोलका को ही मानते हैं। सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र के पश्चिम में निवास करने वाली भील जनजाति ने हत्ती पर्वत श्रृंखला पर मुगलों द्वारा किए गए आक्रमण का प्रतिरोध किया। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किस जनजाति ने हत्ती पर्वत श्रृंखला पर मुगलों द्वारा किए गए आक्रमण का प्रतिरोध किया था। तो याद के रहिएगा कि ये सब भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, तो वही ये करेगी। हथ लेना मतलब खत्म कर देना मुगलों को, ठीक है। फिर उसके बाद जनसंख्या। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या में भीलों की सर्वाधिक है, पहले ही बता चुके हैं, 37.7% है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 46,18,068 भीलों की सर्वाधिक जनसंख्या धार में है और संपूर्ण जनजाति मध्य प्रदेश की जनसंख्या भी धार में है। धार के बाद किस में है? बड़वानी में। और फिर उसके बाद कहाँ? झाबुआ में। याद करवाई थी कि धार में सबसे ज़्यादा है और जब बड़े हो जाते हैं तो बुआ वहाँ जाने लगती है। तो धार, बड़वानी, झाबुआ। फिर उसके बाद ये देखिए बड़वानी, झाबुआ और खरगोन में भी प्रत्येक जिले में वही क्रम है, धार, बड़वानी, झाबुआ। फिर उसके बाद भौगोलिक विस्तार। भीलों का निवास स्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब छत्तीसगढ़ को छोड़ दीजिए और उत्तर प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश से लगे हुए राज्य, उधर साइड वालों को छोड़ दीजिए, इधर मतलब राजस्थान क्षेत्र से लगे हुए जो है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। फिर मध्य प्रदेश में भील जनजाति का संकेतन पश्चिमी भाग में सर्वाधिक है। भील भिलाला कोर को याद करवाई थी, पश्चिमी मध्य प्रदेश इधर साइड, ठीक है। ये हो गया पूर्वी।
तो यहाँ होती है कबग, याद करवाई हूँ ट्रिक से, कोल बैगा गोंड, यहाँ भील बिलाला कोरकू। यहाँ उत्तर में दिल्ली है, और उत्तर में जो तो शहर है भाई, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। तो उत्तर में कौन सी रहती है, सहरिया रहती है, और यहाँ बहुत सारी जनजातियाँ रहती है। तो इधर कबग, इधर भीलबिलाला कोरकू, इधर सहरिया प्रमुख रूप से पाई जाती है। ये सब पिछली क्लासेस में मैंने अच्छे समझाया ट्रिक से, ठीक है। और वो पूरी ट्रिक याद करवाई है कौन सी क्षेत्र में कौन सी जनजाति है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग में है, भीलबिलाला कोरकू बता ही दी। मध्य प्रदेश के झाबुआ, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और रतलाम जिलों में भीलों का निवास है। तो झाबुआ, खरगोन, धार, बड़वानी ये सब याद के रहिएगा, जो मतलब पूरे जनजाति में ज़्यादा है, वो उसमें भील जनजाति में मध्य प्रदेश में उसी जिले में जनसंख्या भीलों को भी ज़्यादा है, जहाँ टोटल रूप से एसटीओ की जनसंख्या ज़्यादा है। फिर भील प्रमुख रूप से झाबुआ, थांदला, पेटलावद, अलीराजपुर, जोबट, नरकुंडी बाग, छोटा उदयपुर, धारवाड़, सिरपुर, अमझेर एवं रतलाम क्षेत्र में निवास है। एक बार रीड मारना है, इसको रटना नहीं है। जो ब्लैक से हाईलाइटेड है उसको बस एक बार देख सकते हैं। शारीरिक विशेषताएं क्या है, तो भील जनजाति के लोग मध्यम कद, भूरे गहरे रंग, गंगरारे बाल, चपटी नाक, बड़ी आंखें, चौड़े माथे व हष्टपुष्ट शरीर वाले होते हैं। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, लगभग ये सब में है। फिर उपजातियां, तो भिलाला, भील बिलाला कोरकू याद करवाई थी। भिलाला यह भीलों की सबसे बड़ी उपजाति है, जो स्वयं को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। भिलाला का मूल स्थान छत्तीसगढ़ राज्य को माना गया है। तो महाराणा प्रताप तो भाल लेते थे, तो महाराणा प्रताप के वंशज किनको, भिलाला को। अब भील जनजाति में भी उपजातियां, ठीक है। और छत्तीसगढ़ जैसे रतनगढ़, गढ़ महाराणा प्रताप जी लोग, ये गढ़ है, कुशलगढ़, कुंभलगढ़। तो याद करिएगा कि भिलाला भाल लेते हैं महाराणा प्रताप और छत्तीसगढ़ में विजय फतह करते हैं ऐसे। फिर तड़वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ जाता है कि कौन से भील इस्लाम धर्म में परिवर्तित हुए हैं। ऐसे कौन से भील है जो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हुए, तो कौन से, तड़वी। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि ताड़ना मतलब ताक कर, इस जो औरंगजेब ने इनको ताड़ लिया, मतलब रोक लिया, ताड़ने का मतलब रोक लेना, और उसको क्या, इस्लाम धर्म धारण करवा लिया। फिर मदबी या बदबो या भगत, तो इस उपजाति का व्यक्ति भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है, ठीक है। तो याद, मदवी मद में अपने रहता है, मदहोश, बदबू भी आती है। फिर भी उसको भगत सबसे पवित्र माना जाता है इन लोगों में, ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा। तो मदवी, बदबू या भगत इस पवित्र व्यक्ति हो गए। फिर पुजारों, इस जनजाति के व्यक्तियों को औषधियों तथा रोगों के उपचार का विशेष ज्ञान होता है। पुजारों को क्या है, पूजा पाठ के लिए भी यही है, और ये इसको औषधियों तथा रोगों के उपचार के विशेष ज्ञान होता है। पहले आप देखिए पंडित जो होते थे, तो वो नाड़ी उड़ी ज्ञान उनको बहुत होता था। फिर उसके बाद उसी तरह औषधियों का विज्ञान होता था। फिर कोतवाल, इस जनजाति का व्यक्ति भीलों के गांव का प्रशासन, नहीं कोतवाल किसको बोलते हैं, पुलिस को, तो वैसे यहाँ कोतवाल इस जनजाति का व्यक्ति भीलों के गांव का प्रशासन करता है। फिर अन्य प्रमुख उपजातियां हैं भीली, पटेलिया, बरेला, राठ, रथियास, बैगास। तो ये एक बार रीड की, भील, पटेला, बरेला, राठ, रथियास, बैगास। बैगास याद कर लीजिएगा, बैगा की उपजाति नहीं है, जबकि भील की उपजाति है। बैगा भी आगे पढ़ेंगे, तो बैगास याद कर लीजिएगा, बैगास देख के बैगा की उपजाति नहीं, किसकी है ये, भील जनजाति की। तो भीली, पटेलिया, क्योंकि अभी आपको पटेल आगे पढ़ने को मिलेगा, बरेला, राठ, रथियास। फिर उपवर्ग कौन है, धनुका और नायकड़ा, ये याद करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद गोत्र, तो भील अनेक समूह में विभक्त है, जिन्हें डाटक, ओधक, गोत्र, कुल कहते हैं। मतलब जो इनका ग्रुप होता है अलग अलग होता है, तो जिनको क्या, उन ग्रुप को क्या कहा जाता है, डाटक, ओधक, गोत्र या कुल। सर्वेक्षण के आधार पर भीलों के 71 गोत्र हैं, 71 गोत्र है, जिसमें से 48 टोटमी गोत्र, 17 पेड़ पौधे, 19 पशु पक्षियों तथा ये सब रीड मानने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भीलों में कुछ टोटमी गोत्र पशु वनस्पति के नाम पर है, जैसे जमनाया, जामुनिया वृक्ष, रोनी, रोहन का वृक्ष, आवलिया, आवले का वृक्ष, मच्छरिया, मछली, मोरी, मयूर तथा घोड़ा मारिया, घोड़ा मारने वाला। कुछ याद नहीं करना है। फिर सन्यान गोत्र, तो सन्यान गोत्र वाले जो भील होते हैं किसकी पूजा करते हैं, बिल्ली की, बिल्ली बड़ी शयानी, तो सन्यान गोत्र बिल्ली की पूजक। फिर निंगवाला मछली ना खाने वाले, निंग ना से है तो ना खाने वाले, ऐसा नहीं कि खाने वाले, ना खाने वाले। फिर सिंगाड़िया बैलों में सींग होती है, तो सिंगाड़िया बैलों के पूजक।
फिर परिवार इनका कैसा होता है, भीलों में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार पाया जाता है। फिर अनाज रखने के लिए बांस से बनी हुई कोठी को कनगी कहते हैं, हमारे यहाँ भी कनगी कहते हैं वो बांस की टोकरी को। फिर अनाज पीसने के लिए घट्टी, झाड़ने के लिए सूपा, उड़ाने के लिए टोपली या चारली, बाजार में सामान लाने के लिए उड़ाई, झोला जिसको हम बोलते हैं, तो उन लोग को क्या बोलते हैं, उड़ाई। सामान लाने के लिए उड़ाई होती है। अनाज पीसने के लिए क्या, घट्टी, झाड़ने के लिए सूपा, उड़ाने के लिए टोपली, नहीं टोपी उड़ गई था शायद, कर लीजिए वो उड़ाने के लिए टोपली या चारली, बाजार के सामान लाने के लिए उड़ाई। फिर पानी के बर्तन लकड़ी के माच में रखते हैं जिसे मुँह लदा। तो पानी किससे पीते हैं, मुंह से पीते हैं। तो ये मुँह लदा किससे संबंधित है, पानी के बर्तन लकड़ी के माच में रखते हैं जिसे, पानी के बर्तन लकड़ी के माच में रखते हैं जिसे मुँह लदा। तो लकड़ी के माच का नाम क्या है, मुँह लदा। ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, तो भील पहाड़ी पर अपनी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इनका आवाज टपरा होता है। ठीक है, नहीं कहते टप्पा या टपरा, छोटे छोटे जो होते हैं ऐसे वो बना के, ये टप्पे होते हैं। हम आप लोग देखे होंगे झुंगी जिसको बोलते हैं, वैसे वो टपरा होता है। फिर जहाँ जब चार पांच ऐसे ये हो जाएंगे तो उसको क्या नाम दे दिया जाता है, ग्रुप ऑफ टपरा इज कॉल्ड फाल्या। ऐसे याद कर लीजिए कि टपरा के समूहों को क्या कहा जाता है, फाल्या। तो इसको ऐसे याद करिए, जैसे जब टपरा होंगे, जब बहुत सारे टपरा मिलेंगे तो क्या बनेगा, फाल्या। ठीक है। फिर जिस फाल्या में पटेल रहता है उसका नाम पटेल फाल्या होता है। इसी प्रकार तड़बी फाल्या, बड़वा फाल्या ये आते। फिर फाल्या बहुत सारे मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, पाल। ठीक। फिर एक कई फाल्या मिलाकर एक गांव बनाते हैं, उसे पाल कहते हैं, तथा इसका मुखिया कौन होता है, गमेती। गांव एक सामाजिक इकाई है, तो गांव को क्या कहा जाता है, पाल। गांव को क्या कहा जाता है यहाँ, पाल। गांव को पाल। और इसका मुखिया कौन होता है, गमेती। पाल का मुखिया कौन होता है, गमेती। याद हो गया, टपरा, फिर फाल्या, फिर पाल, और पाल का मुखिया कौन, गमेती। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आया है बहुत बार कि भीलों के मकान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, कू। भीलों के मकान घर को क्या कहते हैं, कू। फिर उसके बाद भील जनजाति में सामाजिक संगठन के 4 रूप पाए जाते हैं, जैसे अतक, एक ही पूर्वज से उत्पन्न, ओदक, गोत्र या कुल। एक बार रीड बस इनको एक बार रीड मारना है बस, बहुत। फिर उसके बाद इन संगठनों का आधार पूर्वज और उनके रक्त संबंधी होते हैं। फिर भीलों के समाज को संचालित करने के लिए निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। तो पटेल गांव का अति विशिष्ट या सम्माननीय व्यक्ति होता है। गांव का मुखिया कौन होता है, गमेती। गांव को क्या बोलते हैं, पाल। और गांव का अति विशिष्ट या सम्माननीय व्यक्ति कौन होता है, पटेल। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। फिर उसके बाद जो कि पटेल प्रशासनिक कार्य के साथ सामाजिक कार्यों में भुगतान निभाता है। फिर तड़बी, तड़बी पटेल का सहायक होता है। पटेल के अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा, तड़बी। फिर डाहला, गांव के वयोवृद्ध को डाहला कहते हैं, मतलब वयोवृद्ध वो उम्र होती है जैसे 30-35 की उम्र। फिर डाहला पर्व त्योहार विवाह शादी के अवसर पर जाति भोज के आयोजन पर भंडार गृह का सारा कार्य देखता है। तो डाहला भाई समझदार है, 30-40 वयोवृद्ध है, तो डहने नहीं देगा कोई भोज कार्यक्रम। डहना मतलब खत्म हो जाना, उसको अच्छे से निपटवाएगा। फिर पुजारा पर्व त्योहार शादी विवाह में पूजा पाठ संपन्न कराता है। पुजारा का पद वंश परंपरा अनुसार होता है। ठीक है। फिर उसके बाद बड़वा, बड़े देवता। बड़वा सामाजिक व्यवस्था में बड़वा देवी देवताओं का सतभार ग्रहण करता है। वेल समुदाय में बड़वा को डॉक्टर के रूप में देखा जाता है। तो बड़वा को क्या देखा जाता है, बड़े कौन होते हैं, डॉक्टर। देवता कौन होते हैं, डॉक्टर। भगवान का दर्जा किसे मिला है, डॉक्टर को, तो बड़े होते हैं। तो बड़वा डॉक्टर के रूप में किसे देखा जाता है, बड़वा को। फिर गांव का चौकीदार या हरकारा होता है, कोटवार। कोटवार की नियुक्ति पटेल द्वारा की जाती है, यह गाँव का संदेश वाहक भी होता है। फिर गायक बड़वा का सहायक होता है। बड़वा क्या है, सामाजिक व्यवस्था, बड़े देवते। यह कमांडो बांस की चीपों से बना वाद्य यंत्र बजाकर देवी देवताओं की गाथाएं गाता है। तो बड़वा क्या है, देवी देवताओं का सत ग्रहण करता है, भार ग्रहण करता है। और गायक गा गा के देवी देवताओं को प्रसन्न करता है, किससे, कामड़ो। कामड़ो इनका एक बांस की चीपों से बना वाद्य यंत्र है, कामड़ो। नहीं ऐसे लग रहा कि वाद्य यंत्र है, कामड़ो मतलब कि काम से काम को करने के बाद ये गाओ, गायक बनो, गाओ बजाओ, तो कामड़ो क्या, गायक। फिर उसके बाद
भारती कौन होता है? सामूहिक जाति भोज के अवसर पर वितरण की व्यवस्था। तो बा से वितरण, बा से भारती। वितरण देख रेख कौन करेगा? वयोवृद्ध, डाहला जिसको बोलते हैं, डहने नहीं देगा, लेकिन वितरण का कार्य कौन करेगा? भारती। फिर उसके बाद भील जनजाति के प्रमुख व्यक्ति, तो गमोती हो गया भीलों के गांव का मुखिया। फिर पालवी, ऊंची पहाड़ी पर रहने वाला भील, ठीक है। फिर बागड़ी, मैदान में रहने वाले भील, ये याद कर लीजिए कि ऊंची पहाड़ी तो पालवी, तो ऊंची पहाड़ी में कौन रहेंगे? पालवी। फिर मैदानों में रहने वाले, मैदान में क्या होते हैं? बाग बगीचे होते हैं, तो मैदानों में रहने वाले भील क्या होंगे? बागड़ी। फिर उसके बाद मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति को क्या? बुलावा। तो हमने कहते हैं कि जो भगेली में से बोलते हैं कि भाई वो सयान है, उनका बुलावा, तो मार्गदर्शन करा। बुलावा मतलब बुलाना, तो मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति। फिर भोपा, धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाला व्यक्ति। तो आजकल धार्मिक संस्कार जो होते हैं, तो भोपा नहीं, भोपा मतलब क्या होता है? चोंगा बजाना, हल्ला करना। जैसे कुछ भी होगा तो चोंगा लगा देंगे, उसमें भी सबको परेशान, सबको सुनाई देगा, हल्ला होगा। तो यही कि धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाले व्यक्ति क्या? भोपा। फिर पाखरिया, जब कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उस भील को पाखरिया कहते हैं। मतलब कि पाखरिया, घोड़े को तो ऐसे कोई नहीं पकड़ पाता, लेकिन भील क्या कहते हैं? मार देते हैं इनको, तो उस भील को क्या कहा जाता है? पाखरिया, ठीक। फिर उसके बाद भंजगाड़ा प्रथा समझाती हूँ, अभी आगे आएगा, ये शादी की एक प्रथा है, तो वह समझाते हैं। फिर भोजन खान पान, तो राबड़ो या भील का मुख्य यहाँ सिर्फ रीढ़ मानना है, जो मकई की रोटी थूली की बनी होती है, जिसे छाछ मिलाकर बड़े स्वाद से खाया जाता है। फिर मक्के की रोटी, ताड़ी तथा ज्वार भीलों का प्रिय भोजन है। गर्मी के दिनों में ताड़ी एवं मईयों की शराब का सेवन करते हैं तथा कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे का शिकार करते हैं। भाई झाबुआ में इनका मुख्य निवास क्षेत्र, और झाबुआ में कौन सा मुर्गा पाया जाता है? कड़कनाथ मुर्गा। तो ये दिमाग लगा लीजिएगा कि जैसे कि अगर आ गया कि कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे का शिकार मुख्य रूप से कौन सी जनजाति करती है, तो भाई उधर साइड 3 मुख्य जनजातियां हैं, भील, बिलाला, कोरकू। तो बिलाला क्या है? भील की उपजाति है। कोरकू बस है। तो उधर झाबुआ कहाँ है? पश्चिमी क्षेत्र में है। तो याद के रहिएगा कि कड़कनाथ प्रजाति से कौन संबंधित है? भील जनजाति। भील जनजाति मक्का की रोटी तथा साग सब्जी के रूप में चावली, राजा, गवार, फली, भाटा इत्यादि मौसमी सब्जियों को बड़े चाव से खाते हैं। फिर भील संसार के सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है, तो उसमें या तो बंजारा देगा। बंजारा में भी यही फैक्ट आया, अगर आप लोग प्रीवियस क्लासेस देखे होंगे, तो वो क्या कहते हैं? भील्स में भी ये आ रहा है, तो वो ऑप्शन फिर ऐसे नहीं देगा। फिर स्त्रियां एवं पुरुष शरीर पर कथीर, चांदी और कांस्य धातु से निर्मित गहने पहनते हैं। फिर भील स्त्रियां सिर में झेला, चांदी की लड़ियों वाला साकल, बस का चांदी या कथीर के चिमटे पहनती है। तो बस इनका नाम कि ये कथीर किससे संबंधित है? भील से, जो कि क्या है? उनका वस्त्र आभूषण है। झेला हो गया, बस का हो गया, बाकी इतना विस्तृत नहीं। फिर उसके बाद स्त्रियां गरखा नामक वस्त्र धारण करती हैं। पुरुष धोती, बंडी एवं सिर पर चमकदार पगड़ी आदि वस्त्र पहनते हैं। युवा भील बांसुरी बजाने के शौकीन होते हैं। क्या बजाने के शौकीन होते हैं? बांसुरी। फिर सिंदूरी, सिंदूरी नहीं, लाल कलर की। तो याद करिए, भील जनजाति में प्रचलित एक प्रकार की लाल रंग की साड़ी। फिर टेपाड़ा, भील जनजाति के लोगों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती। तो क्या बोलते हैं उसको? टेपाड़ा, ठीक है। पड़े हैं, तंग धोती मतलब टाइट धोती पहन के पड़े हैं, टेपाड़ा, चलते फिरते नहीं बन रहा। फिर पोत्या, सिर पर पहना जाने वाला सफेद साफा, पोत्या। तो पोते को सिर पर नहीं बैठाए रहते हैं बब्बा लोग, ऐसे कि घुमाओ फिराओ ये करो, तो वही सिर पर पहना जाने वाले, उसी से याद के रहिएगा कि सिर पर पहना जाने वाले सफेद साफा क्या है? पोत्या। फिर पिरिया, तो पीली कलर की, विवाह के अवसर पर दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला पीले रंग का लहंगा, तो उसको क्या बोला जाता है? पीला से याद किया रहेगा, पिरिया। फिर खोयतू, कमर पर बांधे जाने वाला लंगोट, ठीक है। कुछ चीज़ हम कमर में बांध लेंगे रे तो कभी खोएगी नहीं, खोएगी, तो कमर पर बांधने जाने वाला लंगोट है क्या? खोतू। कच्छाबू को अच्छा से याद कर लीजिएगा कि महिलाओं का घुटने तक का घाघरा, याद, कच्छाबू। फिर फालू, कमर का अंगोछा, और अंगरूठी स्त्रियों की चोली। इतना डीप नहीं पूछता, बस एक बार तेपारा, पोत्या, फिरिया, खोतू, कछाबू, आलू, एक बार बस इनको रीड मार लीजिएगा। फिर उसके बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।